Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain you A Tiger in the Zoo, which is first flight textbooks 10th standard poem number 2nd. In this poem, Leslie Norris has given an appropriate description of a tiger. This poem contrasts a tiger in the zoo to the jungle and back again to jungle. The poet sees a tiger fell of rage but quite moving in his case in a starry night. The poet feels that the tiger should have been moving freely in the forest and hunting at his will. But now he is locked in a concrete cell behind the bars at the night. He watches the stars with his brilliant eyes and longs for freedom. यहाँ पे पोइट जो हैं वो डिस्क्राइब कर रही हैं कि एक कैरेक्टर जो इसमें मेन कैरेक्टर है दैट इज़ द टाइगर, एक टाइगर है। ये पोएम एक ही एनिमल के दो रेजिडेंट्स के बारे में डिस्क्राइब कर रही है कि जब टाइगर केज के अंदर होता है, इट मीन जब जू में होता है तो उसका बिहेवियर कैसे होता है, और जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है तो उसका बिहेवियर कैसे होता है। तो पोइटस को एक चीज़ ये यहाँ पे फील हुआ कि वो यहाँ पे पोइट कहते हैं कि उसको एक्चुअली टाइगर को जंगल में होना चाहिए जहाँ उसका नेचुरल एक हैबिटेट है, जहाँ पे उसका असली घर है। हमें उसको पिंजरे में या किसी जू में कैद नहीं करना चाहिए। वो एकदम मजबूर हो जाता है, अगर उसको एंगर हो रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है तो भी वो किसी पे वो शो नहीं कर सकता है। लेकिन उसी टाइगर को अगर जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो सारे गांव वालों को या फिर जिस भी वो जंगल का एरिया है उन सबको वो डराएगा, हंटिंग करेगा, अपनी विल से रहेगा, एकदम मैजेस्टिक वे में वो अपनी ज़िंदगी जिएगा। लेकिन एक जू के अंदर वो एक केज्ड एनिमल बन के हम उसको रख लेते हैं, तो हम उसकी लाइफ को छीन लेते हैं। तो यहाँ पे जो पोएम का सेंट्रल आइडिया, द बेस ऑफ द पोएम है, वो यही है कि टाइगर जो है वो जू के एक केज में कैदर पोएटस उसको देखती हैं, उसके एक एक एक्सप्रेशन को वो नोटिस करती हैं, उनको फील होता है, और उसके बाद वो शायद उन्होंने जंगल में भी टाइगर को देखा होगा, उसके एक्सप्रेशंस को देखा होगा और पोएम में उसको हमारे सामने डिस्क्राइब कर दिया है। ये पोएम एक मैसेज है ह्यूमन बीइंग के लिए कि जिस भी एनिमल का जो नेचुरल हैबिटेट होता है उसका हैबिटेट उससे नहीं छीनना चाहिए, और वो वहीं एक इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए नेचर के साथ हमें कभी भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये वर्ड टू वर्ड इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। कुछ इसमें हार्ड वर्ड्स भी हैं, वो आप इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, और एकदम केयरफुली अभी आप ये पोएम वॉच कीजिए। सबसे पहले तो मैं इसका ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट अपने पास ये दे के रखा है, इसी के अंदर पोएम की पूरी थीम आ गई है। दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। स्टार्टिंग होती है पोएम की, एक हमें व्यू क्रिएट करना पड़ेगा कि पोएम शुरू कहाँ से होती है। पोएम शुरू होती है एक जू से। वहाँ पे पोएट जो है वो टाइगर को उसकी केज के अंदर या उसकी जो छोटी सी केव दी रहती है उसके अंदर मूव करते हुए दिखाते। उसके बाद पोएम जाती है नेक्स्ट स्टैंजा में जंगल की तरफ। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। जंगल में जाती है, वो कंट्रास्ट हो जाता है, कंपैरिजन होता है कि पहले जू में ये टाइगर है, उसके बाद जंगल में उसका बिहेवियर कैसे होता है, और फिर से जू में आके बेचारा कितना कंपेल्ड हो जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाता है, एकदम से ऐसे ही बैठा हुआ होता है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड which ones speak about the tiger in the jungle. Now first stanza. He stalks in his vivid steps the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. वो अभी केज के अंदर है, वो जू में अपने केव या केज जिस पे पिंजरे के अंदर है या केव के अंदर है, जो उसके लिए लिमिटेड एरिया है, बस कुछ ही इतना 4 कदम की दूरी पे उसको चलना है, फिर तो केज के बाहर से आ जाते हैं, फिर बेचारे को वहीं से टर्न करना होता है ना। तो सबसे पहला वर्ड इसमें दिया स्टॉक्स। स्टॉक्स का मीनिंग होता है टू मूव स्लोली, एकदम
धीरे धीरे से वो बेचारा वहाँ पे चल रहा है। उसकी जो स्ट्रिप्स, उसके शरीर में जो टाइगर के बॉडी में जो धारियाँ होती हैं उसके बारे में बोले, एकदम शाइन कर रही हैं। फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, बेचारा थोड़े से कदम, एक दो कदम अपने केज में आगे लेके आ रहा है, तब तक तो बार्स आ गए। और उसके जो ऑन पैड्स ऑफ द वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, उसके जो मखमली पैर हैं, उसके जो पॉज हैं, पैड्स द वेलवेट क्वाइट, एकदम शांत हैं बेचारे। इन हिज क्वाइट रेज, और पता है वो उसके अंदर एक रेज है, क्योंकि टाइगर एक कैट फैमिली से जितने भी एनिमल्स बिलोंग करते हैं, लायन हो गया, टाइगर हो गया, आपके कैट्स हो गई या वोल्फ्स, ये सारे एक इस फैमिली से आते हैं। तो ये इनके अंदर रेज, एक हंटिंग की ज़बरदस्त पावर होती है, खतरनाक पावर। तो ये जो है यहाँ पे ये गुस्सा दिखा रहा है, अपना गुस्सा आया है उसको, लेकिन बेचारा दिखा नहीं सकता है। उसको शिकार करना है लेकिन वो कर नहीं सकता है, उसको रॉरिंग करना है लेकिन वो नहीं कर सकता है। उसको पता है कि मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, मैं हंटिंग नहीं कर सकता हूँ। मुझे जो जू कीपर हैं जो खाना देंगे, जितना भी मीट मुझे देंगे, मुझे उसी में सेटिस्फेक्शन चाहिए। अब वो भी हैबिचुअल हो चुका है। He should be lurking in shadow, sliding through the long grass near the water hole where plump deer pass. अब नेक्स्ट स्टेंजा डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया है कहाँ के लिए? जंगल के लिए। अब ये जंगल का सीन है। ओके, लर्किंग, अब देखो शुड यूज किया है ना, तो यहाँ पे पोएट ये बता रहे हैं कि उसको यहाँ नहीं होना चाहिए था, उसको तो जंगल में होना चाहिए था। वहाँ पे वो क्या करता? शुड का यूज हुआ, बी लर्किंग अ शेडो, वो वहाँ पे किसी पॉन्ड के पास में चिपके से झाड़ियों के पीछे। लर्किंग का मीनिंग होता है टू वेट समवेयर, मतलब किसी का इंतजार करना, किसी जगह पे किसी का इंतजार करना। फॉर हंटिंग, चुप चुप के कौन किसका इंतजार करेगा? झाड़ियों के पीछे हाइड करके। हमें शिकार करना है किसी का, इसलिए हम चुपचाप वहाँ बैठे रहेंगे। बोले इस बेचारे को यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसको तो एक किसी की शैडो का, एकदम किसी एनिमल का इंतजार करते हुए, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, एकदम चुपके 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 घास के नीचे नीचे से चुपके जाते हैं। नियर द वाटर होल, इट मीन्स पॉन्ड वेयर द प्लम्प डियर पास। प्लम्प मतलब एकदम फैटी एंड सॉफ्ट, एक प्लीजेंटली फैट एनिमल का ये वेट कर रहा होता है। डियर क्लियरली दिया है कि वहाँ पे घास के झाड़ियों के नीचे छिप के ये एक पॉन्ड पे चुपके से किसी शिकार का, एक डियर का इंतज़ार करेगा। इसको वहाँ होना चाहिए था, इस बेचारे को यहाँ नहीं होना चाहिए था। अब अगर ये वहाँ पे होता, जंगल में होता, तो वो क्या करता? ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। अगर ये जंगल में होता ना, तो ये स्नैलिंग कर रहा होता है। स्नैलिंग का मीनिंग होता है गुर्राना, रॉरिंग नहीं, वो धीमी जो आवाज़ होती है, धीरे 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 करके। जंगल के कॉर्नर पे, जंगल का एज जब होगा तो वहाँ से विलेज शुरू हो जाएगा वहाँ पे। और ना अपने वाइट फैंग्स, फैंग्स का मीनिंग है उसके आगे के जो टीयरिंग टीथ होते हैं, आगे के जो दांत होते हैं, जिससे वो अपने प्रे को, शिकार को टीयर करता है। उनके फैंग्स की बात कर रहा है। उसके क्लॉज एकदम शार्प होंगे उसको कट करने के लिए, और गांव वालों को वहाँ पे बैठ के डराता। बट he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। लेकिन बेचारा ये तो कंक्रीट सेल में, यहाँ पे हमने इसको एक जेल जैसा एक सेल के अंदर बंद कर दिया है। उसकी जो जितनी पावर है, जितनी ताकत है, जितनी स्ट्रेंथ है उसकी, बिहाइंड द बार्स, इन बार्स के अंदर, इस जो लोहे के बड़े बड़े रॉड्स होते हैं, सलिए होते हैं, उसके अंदर हमने तो बंद करके रख दिया है। थोड़ा सा स्टॉक द लेंथ ऑफ हिज केज, 2-4 कदम इतने ही वो चल पाता है जितने तक उसके केज की बाउंड्री शुरू नहीं हो जाती है। और उसके बाद वो क्या करता है, हम लोग जब जू में जाते हैं तो लायन और टाइगर अगर दिख गए तो वो इग्नोर करते हैं। वो हमें देख के रॉरिंग नहीं करेगा, या वो हम पे झपटने के लिए नहीं आएगा। उसको पता है कि मैं अगर इनको झपटने भी जाऊंगा ना तो बार्स के बाहर जा ही नहीं सकता हूँ, इसलिए सारे विजिटर्स को इग्नोर करता है, अपनी मस्ती में घूम रहा होता है। गुस्सा भी होता है लेकिन गुस्सा नहीं दिखा पाता है। उसके अंदर हंट करने की इच्छा होती है लेकिन वो हंट नहीं कर सकता है। बार्स के आगे हमने उसको इतना मजबूर कर दिया कि वो कुछ कर ही नहीं सकता है।
ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब रात की बात आई है, दिन भर विजिटर्स उसको देखने जाते हैं, वो इग्नोर करता है, इग्नोर ही करता है, शाम को आराम थक हार के लेट जाता है बेचारा। ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार। रात को वो सोने जाता है जब, तो लेटा हुआ रहता है, तो वहाँ पे वो कुछ व्हीकल्स की सायरन की आवाज़ सुनता है। वो एक्चुअली जो जू कीपर होते हैं वो लास्ट में सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए पेट्रोलिंग करते हैं, राउंड करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो सुनता रहता है, वो सायरन सुनता है, फिर भी उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बस चुपचाप अपनी ब्रिलियंट, उसकी शाइनिंग, जो नाइट को इनकी आइज़ बहुत चमकती हैं, आप कैट की आइज़ देख लो अंधेरे में, एकदम टॉर्च जैसे चमकने लगेंगी। टाइगर की भी ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का मीनिंग स्पार्कलिंग आइज़, वो आसमान की तरफ देखता रहता है, यहाँ से उसकी स्पार्कलिंग आइज़ और आसमान से जो स्पार्कलिंग स्टार्स होते हैं, ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं, उनको ये देखता रहता है। अब यहाँ पे देखिए, अब अपनी फिगर ऑफ स्पीचेस आ रही हैं, क्योंकि कोई भी पोइट्री होती है उसके अंदर फिगर ऑफ स्पीचेस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मैंने इसके पहले की पोएम में भी आपको फिगर ऑफ स्पीचेस पूरे डिस्क्राइब करके बताई थी। हम फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स। यहाँ पे एलिट्रेशन आया है बिकॉज एस टी, देखिए फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, एस टी स्टॉक्स एंड एस टी स्ट्रेप्स। ओके, सो एलिट्रेशन। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन आ रही है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। मेटाफर, सॉफ्टनेस ऑफ द टाइगर पॉज इज कंपेयर टू पैड्स ऑफ वेलवेट। उसके जो पॉज हैं, पंजे हैं, वो जो वेलवेटी टेक्सचर बताया है ना, वो कंपेयर किया है, सॉफ्ट हैं उसके जो पंजे हैं, वो किसके जैसे सॉफ्ट हैं, वेलवेट के जैसे, इनडायरेक्ट कंपैरिजन। सो मेटाफर यहाँ पे आएगा। सेम लाइन में दूसरी फिगर ऑफ स्पीच रिपीट हो रही है, क्वाइट क्वाइट, इट मीन्स रिपीटेशन, ठीक है। फिर थर्ड फिगर ऑफ स्पीच सेम लाइन में आ रही है, पार्ट पैड्स ऑफ वेलवेट स्टैंड फॉर टाइगर, इट मीन्स सिनेंडर, तो बॉडी पार्ट जहाँ पे भी आता है वहाँ पे सिनेंडर यूज होता है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हम लेंगे, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। फिर से आपका एलिट्रेशन आया, एस एच, शो, एस एच जो शो है, एंड शुड एंड शेडो, ये रिपीट हो रहा है। इंटरनल राइम एक फिगर ऑफ स्पीच है। इंटरनल राइम के अंदर जैसे हमारी पोइट्री की राइम स्कीम होती है, लेकिन ये राइम स्कीम हमारी लाइन के अंदर होती है, लाइक लर्किंग, स्लाइडिंग, सो वी विल यूज हियर इंटरनल राइम। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आपकी आएगी इसमें, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। यहाँ पे फिर से एलिट्रेशन आपका आएगा, द साउंड पी इज रिपीटिंग हियर। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है, ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। ऑनिमोटोपिया, जहाँ पे भी कोई भी साउंड प्रोड्यूसिंग वर्ड यूज होता है वो स्नैलिंग कर रहा है। अगर यहाँ पे रॉरिंग भी होता, शाउटिंग होता या कुछ भी वर्ड होता, तो साउंड प्रोड्यूसिंग वर्ड जो है वहाँ पे हमारा ऑनिमोटोपिया यूज होता है। एलिट्रेशन नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच सेम लाइन में यूज हो रही है, कॉन्सोनेंट एच इज रिपीटिंग। ओके, अब यहाँ पे मेटोनिमी, हाउसेज जहाँ पे कोई वर्ड रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द पीपल स्टेइंग इन इट, मतलब हाउस वो जहाँ पे लोग रहते हैं, तो हाउसेज का मीनिंग हमारे माइंड में एकदम क्लियर हो रहा है कि वहाँ पे लोग रहते हैं। इंटरनल राइम फिर से यूज हुआ है, ही एंड बी। नेक्स्ट लाइन इज bearing his white fang, his claws terrorizing the village। फिर से fangs, fangs and claws, ये इसके बॉडी पार्ट्स हैं, सिनेंडा। एक्सक्लेमेटरी, इट मीन्स द एक्सक्लेमेशन, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो सिंबल यूज हुआ है, द एक्सक्लेमेटरी फॉर्म इज यूज पोएटिक इफेक्ट को यहाँ पे दिखाने के लिए किया जाता है। फिर से इंटरनल राइम आ रहा है, बेयरिंग एंड टेरराइजिंग। रिपीटेशन भी सेम लाइन में हो रहा है, हिज, है ना, ये यूज हो रहा है। फिर नेक्स्ट वन आ रही है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। द वर्ड कॉन्क्रीट सेल रिप्रेजेंट द केज ऑफ टाइगर। कॉन्क्रीट सेल की इमेज क्या बन रही है, हम बोलेंगे व्हाट इज कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट सेल इज द केज ऑफ द टाइगर। नेक्स्ट आ रही है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। उसकी जो पावर है वो तो अब उस बार के अंदर ही है, उस पिंजरे, उस कैद खाने के अंदर है। सो आयनिंग, यहाँ पे आयनिंग यूज हो रही है, मीनिंग इज एग्जैक्टली अपोजिट। टाइगर
हेल्पलेस है। द टाइगर इज हेल्पलेस बिहाइंड बार्स एंड विदाउट स्ट्रेंथ। अब तो अगर इसके अंदर पावर भी है, ताकत भी है, तो वो मतलब नहीं उसको यूज करेगा, कर ही नहीं पाएगा, आए नहीं है। पावरफुल होते हुए भी वो पावरलेस हो गया है। एलिट्रेशन यूज हो रहा है सेम यहाँ पे, बी वर्ड बिहाइंड एंड बार्स। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज टॉकिंग इन द लेंथ ऑफ हिज केस इग्नोरिंग विजिटर्स। फिर से इसमें स्टॉकिंग, इग्नोरिंग, इंटरनल राइम यूज हुआ है। नेक्स्ट लाइन, ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। ऑनिमोटोपिया वर्ड, वॉइस सजेस्ट साउंड। अब वो वॉइस किस चीज़ का है? उनके जीप का, जिसमें जू कीपर घूमते हैं। मे बी सायरन भी बज रहा होगा, या वो आपस में बात कर रहे होंगे। सो ऑनिमोटोपिया। एलिट्रेशन यूज हो रहा है। लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारी, एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ये सिन एंड डॉच फिर से यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे उसकी आइज वर्ड यूज हुआ है। मेटाफर भी सेम लाइन में यूज हुआ है। देयर इज इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन आइज ऑफ द टाइगर एंड स्टार्स। इनडायरेक्ट कंपैरिजन की टाइगर की जो आइज हैं वो स्टार्स के जैसे ही ब्राइटली शाइन कर रही हैं। एलिट्रेशन, द साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, ST, द स्टेयर्स एंड स्टार्स, दोनों में यूज हुआ है। लास्ट वन इज रिपीटेशन वर्ड। ब्रिलियंट इस पोएट्री में पोएटिक इफेक्ट को दिखाने के लिए लास्ट लाइन एंड लास्ट सेकेंड लाइन का सेकेंड वर्ड ब्रिलियंट वर्ड इसके अंदर यूज हुआ है। सो स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये पोएट्री अंडरस्टैंड हुई होगी। आप इसको केयरफुली अंडरस्टैंड कीजिएगा, लिसन कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।